नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, जब किसी इंसान की गाढ़ी कमाई, उसकी ज़िंदगी भर की कमाई कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट हो जाती है जहां से उसका रिटर्न मिलना बहुत नामुमकिन हो जाता है और उस समय जब उसको पैसे की सख्त ज़रूरत होती है तब वह पैसा नहीं निकलता है तो उसके दिल से एक हाय निकलती है और वह सोचता है कि आखिर मैंने वहाँ पैसा क्यों लगाया, खास मैं किसी और जगह अगर ये पैसा इन्वेस्ट करता तो मुझे कितना आज रिटर्न मिलता और मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती। साथियों, यही हाल EPS 95 पेंशनर्स का है। जब वह 30 से 35 साल तक लगातार अपने पैसे जमा करवाता है और जब अंत में उसे सख्त ज़रूरत होती है कि अब मुझे अच्छा खासा पैसा यहाँ से मिलेगा, तब सरकारें और ये जितना भी तंत्र है वह हाथ खड़े कर देता है और लाखों गुहार लगाने के बावजूद भी वह तस के मस नहीं होते हैं और झूठे आश्वासन देकर टरकाते रहते हैं। साथियों, यही हाल एक EPS 95 पेंशनर का है जिसने अपना हाल बयां किया है, अपना दुख दर्द बयां किया है शब्दों में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम वही कवर करने वाले हैं। ये एक EPS 95 पेंशनर्स की कथा नहीं है, लाखों पेंशनर्स की यही व्यथा है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने अपने दिल का बयान यहाँ पर बताया है कि EPS 95 पेंशन के नाम पर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रही है सरकार। न्यूनतम वेतन अधिनियम अंतर्गत वर्तमान में लगभग सभी कर्मचारियों को मूल वेतन और भत्ता मिलाकर 15,000 रुपये से अधिक वेतन है, जिसका 8.33 के आधार पर 1,250 रुपये प्रति माह पेंशन फंड में जमा हो रहा है। यदि कोई कर्मचारी 30 वर्ष तक नौकरी करता है तो उसको वर्तमान पेंशन नियम के अनुसार 58 वर्ष की उम्र के बाद अधिकतम पेंशन मात्र 7,500 रुपये प्रति माह प्राप्त होता है। तो साथियों, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि EPS 95 किस तरह से काम करती है। 15,000 रुपये के मासिक वेतन पर 8.33 का कॉन्ट्रीब्यूशन 1,250 रुपये हर महीने जमा होता है, लेकिन EPS 95 के रूल के मुताबिक 30 वर्ष तक नौकरी करने के बावजूद भी 58 वर्ष के बाद जो पेंशन मिलती है वो 7,500 रुपये ही मिलती है। अब ये आगे बताते हैं कि जबकि यदि कोई अन्य व्यक्ति PPF या अन्य किसी बैंक स्कीम में 1,250 रुपये प्रति माह 33 वर्ष तक जमा कराए तो वर्तमान चक्रवृद्धि ब्याज 7.9% की दर से 33 वर्षों में यह रकम 23,78,000 रुपये हो जाएगी, जिसका मंथली ब्याज 14,000 रुपये प्राप्त होता है। साथ ही मूलधन 23,78,000 रुपये उसके खाते में सुनिश्चित रहता है, सुरक्षित रहता है। तो साथियों, यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर EPS 95 की बजाय किसी और जगह के यही 1,250 रुपये 33 वर्षों तक जमा कराया जाए, जो मिनिमम दर है 7.9% की दर से भी अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये रकम 23,78,000 रुपये हो जाती है, जिसका मंथली ब्याज ही 14,000 रुपये मिल जाता है। तो हमने क्यों EPS 95 में पैसा लगाया। अब आगे ये कह रहे हैं कि अतः EPS पेंशन स्कीम से कर्मचारियों को उल्टा नुकसान ही हुआ है। सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को निजी कर्मचारियों की पेंशन पर इतना ही फिक्र है तो कम से कम EPS पेंशन स्कीम की जमा रकम का ब्याज ही पेंशन के रूप में अगर प्रदान कर दे और पेंशन भोगियों की मृत्यु के बाद पेंशन फंड की मूल रकम को उनके परिवार को वापस कर देनी चाहिए। अतः पेंशन स्कीम के नियम में बहुत बड़ी बदलाव की ज़रूरत है और इसको NPS की तरह पूर्णतः पारदर्शी बनाना चाहिए, जिससे कर्मचारियों की पूरी ज़िंदगी भर की पेंशन फंड के नाम पर जमा रकम का मूलधन कर्मचारी को वापस प्राप्त हो, अथवा पेंशन स्कीम को कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक कर देना चाहिए। यहाँ महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये कर दी है कि पेंशन स्कीम को कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक यानी ऑप्शनल कर देना चाहिए। भाई, मुझे पेंशन में पैसा जमा करवाना है या नहीं करवाना है, ये ऑप्शनल कर देना चाहिए, जिसे कर्मचारी यदि चाहे तो पेंशन ना लेकर पूरी रकम सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त प्राप्त कर सके। तो ये महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑप्शनल अगर हो जाए, पेंशन फंड का जो नियम है ऑप्शनल हो जाए तो कर्मचारी खुद डिसीजन ले सके कि मुझे पेंशन में पैसा जमा करवाना है या नहीं करवाना है। क्योंकि जिस हिसाब से पेंशन का कैलकुलेशन होता है, हमने ऊपर भी बात की कि 33 वर्षों के बावजूद भी पूरा रकम जमा कराने के बाद मात्र 7,500 रुपये पेंशन मिलती है, जबकि यही किसी और जगह जमा कराया जाए, वही गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट है, वही गवर्नमेंट की संस्था है, PPF या फिर FD में जमा करवाए तो वहाँ से 23,78,000 रुपये जब निकलता है, जिसका मंथली ब्याज 14,000
रुपये हर महीने प्राप्त हो सकता है और वो जो पैसा है वह सुरक्षित भी रह सकता है। तो साथियों, ये बहुत ही विडंबना की बात है कि सरकारी तंत्र में ही एक सरकारी तंत्र इस तरह से काम कर रहा है और दूसरा सरकारी तंत्र किसी और ही तरीके से काम कर रहा है, जिससे एक तरफ तो कोई फ़ायदा उठा रहा है और एक तरफ जो पेंशनर है, लाखों की संख्या में पेंशनर है, वो आज दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सुनाई करने वाला कोई नहीं है। सरकारों ने आंखें मूंद कर रखी है, लाखों रुपए वे खुद उठाते हैं, लेकिन जब बात आती है पेंशनरों को पैसा देने की तो फंड घाटे में बताया जाता है। साथियों, ये व्यथा थी एक EPS 95 पेंशनर्स की। ये किसी एक की व्यथा नहीं है, लाखों पेंशनर्स की व्यथा है। तो देखना ये होगा कि सरकार कब जागेगी और कब पेंशनरों को उनका उचित न्याय मिलेगा। साथियों, फिर भी पेंशनर्स संघर्ष कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। NSC के बैनर तले कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में पेंशनर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो जल्दी हम तो आशा करते हैं कि पेंशनरों को उनका उचित न्याय ज़रूर मिले। साथियों, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।